मेरी तरह एक बाइकर हैं और क्रूजिंग बाइक्स पसंद करते हैं और आपका भी शौक है लंबी लंबी दूरियां तय करना, लॉन्ग राइड्स पे जाना, चाहे वो समुद्र हो, चाहे मतलब समुद्र किनारे हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पहाड़ों पे हो। तो देखिए दोस्तों, अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है और हम सभी प्लान कर रहे थे मीनवाइल कि अगर हमें कोई बाइक परचेज़ करनी है तो अब वो टाइम धीरे धीरे आ रहा है दोस्तों। अगर बेसिकली आप रॉयल एनफील्ड के फ़ैन है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टूर करते हैं तो ये बाइक के बारे में आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी और आप जानते होंगे कि ये बाइक बहुत ही बेहतरीन है लॉन्ग टूर के लिए, क्योंकि ये क्रूज़र बाइक है। क्रूजिंग बाइक सेक्शन में दोस्तों अभी रॉयल एनफील्ड एक और नई बाइक को इंट्रोड्यूस करने वाली है। बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड मीटियोर। इसमें दोस्तों बहुत से ऐसे चेंज हैं और बहुत से ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो कि पुरानी बाइक की कमियों को दूर करके बनाई गई हैं। बेसिकली रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एक्स और रॉयल एनफील्ड जो डिफ़ॉल्ट आती है थंडरबर्ड, उसको रिप्लेस करेगी मीटियोर, जहाँ तक अभी तक न्यूज़ आ रही है दोस्तों। वो जो मीटर की दिक्कत है, इंजन की दिक्कत है, वाइब्रेशन की दिक्कत थी, कभी कभी सीटिंग पोजीशन में लगता था कि हल्का सा अगर पैर आगे होते तो थकान कम लगती। तो इस तरह की सारी दिक्कतों को इस नई बाइक रॉयल एनफील्ड मीटियोर में दूर किया गया है दोस्तों। बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और आपको डिटेल में बताता हूँ इस बाइक में और क्या क्या आने वाला है, कितने की आएगी, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कुछ कमियाँ अभी भी रह गई हैं, कब तक लॉन्च होगी और आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। दोस्तों वैसे तो रॉयल एनफील्ड के पास बाइक्स की लंबी चौड़ी लाइनअप है और अभी रिसेंट डेज़ में, रिसेंट ईयर्स में बड़ी अच्छी अच्छी बाइक्स रॉयल एनफील्ड की लॉन्च हुई हैं। जैसे इंटरसेप्टर लॉन्च हुई या BS6 हिमालय लॉन्च हुई। इन दोनों के ही इंजन आप देखोगे पुराने वाले इंजन से काफ़ी अलग थे और हर बाइक की अपनी एक कल्ट फॉलोइंग है और अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल कंट्रोवर्सी आज भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चाही जाती हैं, पसंद की जाती हैं और सारे राइडर जो कि लंबी दूरियां तय करते हैं, लॉन्ग टूर पे जाते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, वो सबसे पहले प्रीफर करते हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक, क्योंकि एक अफोर्डेबल बाइक भी होती है और मोस्ट रिलायबल बाइक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब स्पेशली अगर मैं टूरिंग की बात करूं दोस्तों, तो ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड के पास थंडरबर्ड डिफ़ॉल्ट जो कि मेरी वाली बाइक है और थंडरबर्ड एक्स, ये दोनों ही बाइक ऑलरेडी स्पेशली क्रूजिंग के लिए हैं और हिमालयन भी एक बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन स्पेशली उसको ऑफ रोड कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब क्रूजिंग सेक्शन की मतलब स्पेशली होता है हाईवे क्रूजिंग, ये लॉन्ग टूर पे जाना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ों में या गड्ढों में नहीं जाना होता है, आपको हाईवे क्रूजिंग करनी होती है और रिलैक्स पोजीशन चाहिए आपको, ताकि आप बहुत दूर तक बिना किसी पेन के, बिना किसी राइडिंग स्ट्रेस के आराम से चलते रहें। क्रूजिंग सेक्शन में थंडरबर्ड सीरीज़ की, चाहे वो ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट थंडरबर्ड है या थंडरबर्ड एक्स है, अभी तक बहुत काम किया गया है और इसको क्रूजिंग के लायक बहुत ही अच्छी बाइक समझा जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ ग्लिचेज हैं, कुछ खामियां हैं और छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो एक राइडर ही समझ सकता है। और इनिशियली दोस्तों जो रॉयल एनफील्ड मीटियोर की, इसी नाम से ये बाइक आने वाली है, इसकी इनिशियली जो वीडियोज़ और फोटोज़ अभी मीडिया में या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि ये जो थंडरबर्ड सीरीज है उसमें ये कमियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो आइए उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं, आगे से पीछे तक बाइक को देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताता हूँ कि क्या इस बाइक में आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले और सबसे बड़ी बात इस बाइक के बारे में आपको बताता हूँ, इसमें इंजन जो है वो पुराना वाला नहीं रहेगा। आपको पता है कि वाइब्रेशन एक हमेशा से रॉयल एनफील्ड की दिक्कत रही है और उस पर बहुत काम किया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंजन्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसमें आप कितना भी बदलाव कर लो वो इंजन हल्का फुल्का किटकिट किटकिट पिट 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 देता ही रहेगा। इसी वजह से रॉयल एनफील्ड ने जैसे हिमालयन में काफ़ी काम किया, उसमें बैलेंसर शाफ्ट लगाए और भी बहुत काम करके उसका वाइब्रेशन बहुत कम किया, लेकिन बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं निकाल पाए। तब इन्होंने एक नया इंजन बनाया जो कि
इंटरसेप्टर में और कॉन्टिनेंटल जीटी में लगा हुआ है 650 इंजन, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने बाइक का टेस्ट राइड भी किया हुआ है, ये वीडियो ऊपर लिंक आ रहा है, वो भी देखिएगा। और आपको बता दूं, लास्ट अभी जो जून बीता है उसमें यूके में टॉप सेलिंग बाइक है ये इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी 650। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पसंद की जाती है, नहीं सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली। और ये इंजन बहुत सक्सेसफुल है दोस्तों। और इसी इंजन को लेकर लगता है ये मीटियोर भी बनाई गई है। अगर आप ध्यान से इंजन को देखेंगे लेफ़्ट साइड या राइट साइड में, तो आपको लगेगा कि 650 वाले इंजन को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ 650 वाले इंटरसेप्टर के इंजन से इसमें ली गई है ऐसा लगता है। क्यों दूसरा आप ध्यान दें तो इसमें बिल्कुल राइट साइड में जो आपको किक स्टार्ट मिलता था, जैसे 650 में इंटरसेप्टर में कॉन्टिनेंटल जीटी में नहीं मिलता, ऐसे इसमें भी नहीं मिलता। तो किक स्टार्ट ख़त्म हो गया है। ये इस इंजन की रिलायबिलिटी को ही दिखाता है कि ये इंजन बिल्कुल रिलायबल है, आपको किक स्टार्ट की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। एक और चीज़ नोटिस करिए दोस्तों, इसमें राइट साइड में क्लच आ गया है, जो कि पहले लेफ्ट साइड में हर बाइक में होता था, लेकिन अब क्लच लीवर और ये क्लच का पूरा पैनल है, जो सेटअप है वो राइट साइड में आ गया है, जो कि 650 ही के जैसा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नया फ्रेम है, जो डबल बैरल वाला फ्रेम है, उसमें जो इंजन सेट किया गया है और जो फ्रेम की डिज़ाइनिंग की गई है वो स्पेशली क्रूजिंग बाइक्स के लिए ही बनाई जाती है और क्रूजिंग स्टाइल बाइक्स के लिए ही इसको पेटेंट करा गया है। तो स्पेशली ये फ्रेम आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाला है। आप नीचे अगर ध्यान देंगे तो इस इंजन के फ्रेम में जहाँ पे इंजन होता है वहाँ पे एक आपको गार्ड लगाने के भी नट बोल्ट जैसे दिए गए हैं, मतलब बैश प्लेट भी लगा सकते हैं। जो इंजन गार्ड होता है उसको राइडिंग लैंग्वेज में बैश प्लेट बोलते हैं, इंजन बैश प्लेट। तो यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि बैश प्लेट भी अब रॉयल एनफील्ड एटलीस्ट इस बाइक के लिए बेचेगी एज एन एक्सेसरी। बाइक की हेडलाइट भी बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रेस नहीं करती दोस्तों, इसमें कोई मुझे बहुत ज़्यादा एलईडी एलिमेंट नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कॉर्नर पर सर्कुलर जो एरिया है वहाँ पे हल्का सा एलईडी लाइटिंग कर दी है, जो कि डीआरएल की तरह यूज़ हो, और बीच में हैलोजन लैंप जैसा ही बल्ब दिया जा रहा है। अब ये हाई बीम लो बीम पे कैसा काम करेगा और कितनी दूर तक ये बीम, चूँकि ये स्पेशली क्रूजिंग बाइक बनाई जा रही है, इसलिए से थोड़ा सा इसको ऐसा बीम रखी जाती है ताकि बहुत दूर तक दिखाई दे और पहाड़ों पर टर्निंग में आपको ईजी हो या हाईवे पे क्रूज़ करने में आपको ईजी हो। तो ऐसी बाइक्स में एक बार इसको आने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी लाइटिंग कितनी अच्छी है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट टॉकेबल पॉइंट के बारे में, वो है इसका मीटर। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये इसमें इस तरह का मीटर रॉयल एनफील्ड ने पहले नहीं बनाया था। और इसमें बीच में डिस्प्ले है और कॉर्नर पे जो है एनालॉग, मतलब एक तरह से आप समझिए कि लेमैन लैंग्वेज में जो कांटे वाला सेटअप दिया जाता है। तो इसमें आरपीएम और स्पीड तो वहाँ भी देखेगी, लेकिन डिस्प्ले पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और रॉयल एनफील्ड के मीटर पे भी मैंने वीडियो बनाई है और बहुत 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 कंप्लेन है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, स्पेशली थंडरबर्ड के मीटर से। और अभी मैंने देखा कुछ दोस्तों ने इंटरसेप्टर भी लिया है, उसमें भी मीटर में प्रॉब्लम वही आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार इस मीटर में कुछ अच्छा देगी, ताकि रॉयल एनफील्ड कुछ अच्छा देगी, ताकि ये बार बार दिक्कत ना आए कि भाई मीटर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये मीटर। मुझे लगता है इसमें आपका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो भी दिखाएगा, कितने लीटर फ्यूल है, और जो रेंज है आपके बाइक की वो भी दिखाएगा। सर्विस इंटरवल वगैरह बाकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें डिस्प्ले की जा सकती हैं इस डिस्प्ले में, और एक्सपेक्टेड है चूँकि क्रूजिंग बाइक है तो इसमें होना ही चाहिए। और इस डिस्प्ले में ये कुछ देने की पूरी संभावना है रॉयल एनफील्ड के द्वारा। अब ध्यान से दोस्तों देखें, जहाँ पे ये कई बार आप कई फोटोज़ में देखेंगे कि ये हाइडेड एरिया है, राइट साइड में जो छोटा सा बॉल के जैसा स्पेस छूटा हुआ है, या फिर एक मीटर का सब मीटर या पार्ट लग रहा है, उसमें बहुत से लोग कह रहे हैं, मैंने अभी आर्टिकल्स भी पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये USB चार्जर दे सकते हैं। ये फ्यूल गेज भी लगता है, हो सकता है ये स्पेशली फ्यूल के लिए अलग से सेटअप बना दें। तो अभी इस पे बात नहीं की जा सकती कि ये स्पेशली USB चार्जर है या क्या है। लेकिन अगर मैं इसके पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो पेट्रोल टैंक का लगभग साइज़ वही है पुराना वाला, बस इसका जो फ्यूल कैप है वो अब राइट साइड में जो होता था हल्का सा, वो अब बिल्कुल सेंटर में कर दिया गया। लेकिन क्रूजिंग बाइक के स्टाइल और नीड के हिसाब से इसमें 19 से 20 लीटर टैंक ही होना चाहिए, और इसके साइज़ से ऐसा लग भी रहा है। दोस्तों इसकी हैंडल डिज़ाइन भी बिल्कुल पिछले जैसी बाइक्स की तरह होगी, स्पेशली मुझे लगता है थंडरबर्ड डिफ़ॉल्ट की तरह होगी, क्योंकि
जहाँ तक फ़ोटोज़ में लग रहा है हैंडल थोड़ी सी वाइड है लेकिन कंफर्टेबल है, और इसके जो ब्रेक लीवर्स हैं वो भी एल्यूमिनियम के हैं जो कि हल्के और एक्यूरेट होते हैं। अगर एज अ राइडर मैं बात करूं, अगर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, तो इसमें एक विंडशील्ड की भी मुझे एक्सपेक्टेशन है। फ़िलहाल किसी पिक्चर में, किसी मीडिया में ये नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी वैसे रॉयल एनफील्ड वाले विंडशील्ड बेचते हैं जो कि काफ़ी महंगी आती है, मतलब 5,000 रुपये तक की, 5,000-5,500 रुपये की विंडशील्ड नॉर्मल से एक आती है। ठीक है, वो फाइबर ग्लास है लेकिन थोड़ी महंगी है, और वो सारी बाइक्स में लगाने का दावा करते हैं, लेकिन किसी भी बाइक में मुझे वो अच्छी नहीं लगती, पर्सनली बता रहा हूँ। और विंडशील्ड स्पेशली जो बजाज एवेंजर में आती है, उस तरह की विंडशील्ड की क्वालिटी रॉयल एनफील्ड को भी देनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। स्पेशली अगर आप क्रूजिंग बाइक बना रहे हो तो विंडशील्ड के साथ लॉन्च करनी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। दोस्तों, इस बाइक पे हैंडल पे लगे जो स्विचेस हैं वो भी बड़े यूनिक टाइप के बनाए गए हैं, और इस बार बिल्कुल ही क्रूजिंग स्टाइल और रेट्रो स्टाइल वाली इसमें स्टाइलिंग दी गई है स्विचेस में। इस तरह के स्विचेस बहुत रेयर किसी बाइक में आपको मिलेंगे, और डेफिनेटली दोस्तों ये EFI बाइक होने वाली है, BS6 बाइक होने वाली है, और इसमें O2 सेंसर वगैरह, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। इसके जो फुट पैक्स हैं वो ऑलरेडी जो पुरानी वाली मेरी थंडरबर्ड है उससे कम से कम 4-5 इंच या कम से कम 5 इंच आगे तो है ही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो इसका ब्रेक है वो काफ़ी हद तक इसके साइलेंसर से टच है। और अगर साइलेंसर की बात करूं तो साइलेंसर भी पीछे बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं निकला हुआ है, इट इज़ जस्ट एंडिंग राइट विद द रियर व्हील। क्योंकि ज़्यादा निकलने की दिक्कत ये होती है कि कभी कभी आप जब राइट साइड में टिल्ट करते हो या कहीं ऊपर से नीचे अगर बाइक को ले आ रहे हो तो ये साइलेंसर हमेशा टकराता रहता है। तो टायर से ठीक पहले रोकना या टायर से थोड़ा छोटा देना साइलेंसर एक अच्छी बात होती है सेफ्टी पर्पज़ से। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स के डिज़ाइन भी पीछे बाइक से काफ़ी अलग लग रहे हैं, थोड़े छोटे साइज़ के लग रहे हैं लेकिन देखने में सुंदर लग रहे हैं। और थोड़ी मेरी कंप्लेन पीछे वाले लाइट जो बैकलाइट है और रियर इंडिकेटर्स से ये है कि बैकलाइट का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा वल्नरेबल है, हो सकता है पीछे कुछ ऐसा लगेज आप रखो जिससे वो टूट सकता है। और यही हाल जो रियर इंडिकेटर्स हैं लेफ़्ट और राइट साइड वाले उसका भी है, क्योंकि इंडियन ट्रैफिक में कभी कभी ऐसा होता है कि साइड से कोई आपके कार या बाइक निकल रही है तो ये इंडिकेटर्स को तोड़ते हुए निकल सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं इसमें बैक रेस्ट मिलेगा आपको, और पीछे जैसे बैक रेस्ट पुरानी वाली थंडरबर्ड में आता था या थंडरबर्ड X में आता था उससे ज़्यादा हाइट और ज़्यादा चौड़ा बैक रेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग क्रूजिंग में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, और ये तो देना ही चाहिए था रॉयल एनफील्ड को, जो कि दे के बहुत अच्छा किया है। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्रूजिंग स्टाइल की, तो क्रूजिंग स्टाइल में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपकी सीटिंग स्टाइल, मतलब सीट की कुशनिंग और सीट की कटिंग कैसे दी हुई है, और उसके बाद आपका पैर आपकी बाइक में कितना आगे आप रख सकते हो जहाँ पे कंफर्टेबली आप ब्रेक लगा सको। तो ये दोनों चीज़ों पे काफ़ी काम किया गया, और मुझे लग रहा है कि जो फ़िलहाल थंडरबर्ड X की या थंडरबर्ड की जो सीटिंग स्टाइल है उससे थोड़ा हट के ये सीट दिया गया है। ऑफ कोर्स इसमें 2 कट सीट है, स्प्लिट सीट है, लेकिन जो कटिंग है, जो सीट की कुशनिंग है, जहाँ पे बैठने का एरिया है वो ज़्यादा कंफर्ट कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो थंडरबर्ड X और थंडरबर्ड में जो सीट थी थोड़ी सी वो बाहर की तरफ झुकी हुई थी, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी सोफ़े जैसे बनाया गया है, और इसमें पूरा थाई सपोर्ट अच्छे से मिलता है, और आपको लेग स्ट्रेच करने का भी पूरा मौका मिलता है, क्योंकि इसमें फ्रंट के फुट पैक काफ़ी अच्छे पोजीशन में और आगे दिए गए हैं। लेकिन मेरे जैसे 6 फीट 2 इंच के राइडर को कभी कभी हो सकता है इसमें भी दिक्कत आए, लेकिन हम लोग अभी वीडियोज़ में भी देखोगे तो जो राइडर है वो पिछले वाले फुट पैक पे पैर रख के चला रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक को बिल्कुल सोफ़ा बना दिया गया है। हाँ, दिक्कत होगी, अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, और यही रीज़न है कि जो करंट बाइकर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो वीडियो चला रहा है वो अपना लेफ़्ट पैर पीछे वाले फुट पैक पे रख के चला रहा है। लेकिन इतना इससे क्लियर हो जा रहा है कि बाइक बहुत स्मूथ है और बहुत कंफर्टेबल है, इसी वजह से ये राइडर इतने आराम से और कंफर्टेबली बैठ के रिलैक्स करता हुआ जा रहा है। बाइक की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्रूज़र है और हाईवे क्रूजिंग के स्टाइल पे इस पर डिज़ाइन किया गया है इस नए फ्रेम को। तो ये मान के चलिए कि पहले वाली ग्राउंड क्लियरेंस के ही आसपास आपको इसमें स्पेस नीचे मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर देख रहा हूँ मैं कि इसमें जो मडगार्ड है उसके साइज़ थोड़े छोटे कर दिए गए हैं आगे और पीछे वाले मडगार्ड के। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे ऊपर से कहीं आप नीचे की तरफ आप बाइक को जैसे सीढ़ी जैसे नुमा कोई अगर जगह है वहाँ से उतार रहे हो तो अगला मडगार्ड फंस जाता था। पीछे वाले मडगार्ड के साथ भी ये दिक्कत थी। अब चूँकि साइलेंसर को थोड़ा छोटा किया गया है, मडगार्ड को थोड़ा छोटा कर दिया गया है, आगे वाले मडगार्ड की भी हाइट थोड़ी नीचे से उठा के ऊपर कर दी गई है, तो इससे आपको
हल्का सा एक पॉइंट ऑफ लीवरेज ज़रूर मिलेगा इस बाइक को ऊट पटांग जगहों से और ऑड स्पेस से निकालने में, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा हिमालयन वाला टच नहीं आएगा। इसकी इच्छा और इसकी आशा मत करिएगा। ये इंजन 650 वाले इंजन से आइडेंटिकल है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो 650 में भी ऐसा है कि उनके जो रियर व्हील है और फ्रंट व्हील है उसमें जो डिस्क है वो राइट साइड में है, क्योंकि इंजन का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा है कि जो इसका चेन स्प्रॉकेट है उसको लेफ्ट साइड में रखना पड़ता है। और यही रीज़न है कि इस बाइक में भी, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 650 वाले इंजन को ही थोड़ा सा ट्यून अप करके छोटा करके इसमें लगाया गया है, उसी तरह का कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसी वजह से इसमें लेफ़्ट साइड में ये चेन स्प्रॉकेट आ गया है और राइट साइड में मजबूरी में कंपनी को डिस्क ब्रेक देने पड़े हैं। लास्ट में दोस्तों टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। वैसे सेम आना चाहिए क्योंकि आगे जो है 90-90 19 और पीछे 120-80 18 का टायर है, जो कि वाकई में ऑलरेडी अच्छा है। और जहाँ तक स्पोक व्हील की बात है, स्पोक व्हील अब नहीं आएंगे और टूरिंग बाइक में वैसे भी स्पोक व्हील की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अलॉय व्हील जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स में वही आएंगे। इसमें हो सकता है 1-2 डिज़ाइन हो अलॉय व्हील्स के, जैसे वाई शेप वाला दिख रहा है, और 1-2 डिज़ाइन हो सकते हैं। और आपको जो टायर है वो ट्यूबलेस ही आएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर प्राइसिंग की फाइनली बात करूं तो प्राइसिंग लगभग 1.70 के आसपास होनी चाहिए एक्स शोरूम। अभी तक कयास ही लगाए जा सकते हैं। और ओवरऑल दोस्तों बाइक बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप अभी निकट भविष्य में रिसेंटली सर्च कर रहे थे और आगे लेने वाले हैं निकट भविष्य में, तो मैं अपने पर्सनली सजेशन दूंगा दोस्तों कि थोड़ा सा रुक जाइए। मतलब 15-20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने अगर आप वेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 महीने, तो आप रुक जाइए। ये बाइक बहुत अच्छी आने वाली है और आपको वेट करना वर्थ लगेगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मेरा नाम है ब्रिजेश और इस चैनल का नाम है ब्रिज व्यू। इस तरह की और भी वीडियोस बाइक के बारे में दोस्तों मैं लेके आता रहता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। पीस।